जो ये लेजर्स पहले बनाई गई थी ये फॉरेन स्किन के लिए बनाई गई थी, व्हाइट स्किन के लिए, यूरोपियन स्किन के लिए, इंग्लिश स्किन के लिए। मैंने काफी ब्यूटिशियंस को देखा है, मल्टीपल जगह मैंने देखा है कि आजकल हाइड्रा फेशियल और यू नो लाइक वेरी कॉमन, मतलब उन्होंने भी रखा है। तो लाइक यू आर सेइंग कि जो डॉक्टर से रिकमेंड करके वो हाइड्रा फेशियल देते हैं या कोई भी स्किन ट्रीटमेंट देते हैं, दैट इज करेक्ट? यस, ओके, करेक्ट, विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। विदाउट एनी साइड, यस। तो उससे फिर प्रॉब्लम्स हो क्योंकि जाते हमें हैं। दोनों ही चीजें देखनी है कि पेशेंट को साइड इफेक्ट्स भी ना हो और उसको इफेक्ट भी आए। हाइड्रा फेशियल का आपने जैसे बात करा, तो उसमें क्या रहता है, लाइक उसका टाइम पीरियड क्या रहता है, कब तक हमारा फेस हम बोल सकते हैं इतना टाइम पीरियड तक बिल्कुल एक्यूरेट? जो लेजर हेयर ट्रीटमेंट होता है उसमें पेन होता है? बिकॉज सब लोगों का ना बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है, करवाना तो चाहते हैं लेकिन बहुत से मिथ्स हैं कि भाई दर्द होता है, पता नहीं वो केमिकल्स अच्छे हैं, वो रेज अच्छी हैं हमारी बॉडीज के लिए या नहीं। तो वो आप स्कार्स में तो लेजर ही फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, लेकिन पिगमेंटेशन मेलास्मा में कभी भी ब्लेमिशेस में लेजर हेयर रिमूवल फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है। कई बार उसमें बढ़ने के भी चांसेस रहते हैं। सनस्क्रीन, अगर पेशेंट प्रॉपर वे से मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन लगाते हैं तो स्किन है 7 to 10 डेज में नॉर्मल हो जाती है। जस्ट इन्वेंट हुई थी तब यूरोपियन स्किन के लिए या इंग्लिश स्किन के लिए इन्वेंट हुई थी और बहुत कॉस्टली थी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई, नई लेजर्स इन्वेंट होती गई, इंडियन स्किन के लिए लेजर्स बनी और आज की डेट में बहुत सी कंपनियां लेजर्स लेके आ रही हैं। क्योंकि इतनी कंपनियां लेजर्स लेके आ रही हैं तो इसमें कंपटीशन बढ़ गया और उन्होंने अपने रेट्स है बहुत कम कर दिए। आसान हो गया है, सस्ता हो गया है कि आज की डेट में मिडिल क्लास आराम से लेजर करवाते हैं। वेलकमिंग यू ऑल इन आवर पॉडकास्ट शो रिवाइवल ऑफ सॉल विद टैरो हिमानी। आज का जो पॉडकास्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि जिसको अपने फेस को ग्लोई बनाना है, सुंदर बनाना है, गोरे हो जाना है, तो ये पॉडकास्ट देखना ना भूले। बिकॉज आज के जो डॉक्टर हैं उन्होंने बहुत से सेलिब्रिटीज़ को बहुत सुंदर सुंदर बना दिया है। तो प्लीज़ वेलकम करिए मिस्टर मोहित धवन जी का। बोली शंकर से सुनिए भोलेनाथ जी, रहना है हर एक। हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैडम। आपने आज हमें यहाँ पे आने का मौका दिया, थैंक यू सो मच हैविंग अस हियर। Thank you so much for inviting me for your valuable podcast. Thank you so much. थैंक यू सो मच सर। सर आप इतने लाइक अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट हैं, तो सबसे पहले मैं आपसे यही पूछूंगी, व्हाट इज द स्किन लेजर ट्रीटमेंट और उसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे आप? स्किन लेजर्स बेसिकली इट इज ए फोकस्ड लाइट बीम, जो हम एक टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं। लेजर एक बीम है, लाइट बीम है, जो कि अपने टारगेट एरिया पे ही एक्ट करती है। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ लेजर्स, जो कि मैं आगे भी आपको बताऊंगा। लेजर्स फोकस्ड लाइट बीम में उसने सिर्फ अपने टारगेट एरिया को ही कवर करना है, आसपास वो स्प्रेड नहीं होती। सो दीज आर कॉल्ड स्किन लेजर्स विच आर वेरी वेरी सेफ बिकॉज इट ओनली टारगेट्स द इट ओनली पेनिट्रेट्स इनटू द टारगेट एरिया। ओके, ऑल राइट। तो इसको हम किस तरह के, हमारे पास लेजर्स आपके पास अवेलेबल है ऑल ओवर इंडिया, किस तरह की लेजर्स इंडिया को चाहिए कि यार इंडियन बॉडी में कौन से सूट करते हैं और किस तरह आप उनको यूज करते हो? यस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। वर्ल्ड वाइड काफी टाइप ऑफ लेजर्स अवेलेबल हैं और उनमें से मोर देन 80% टाइप ऑफ लेजर्स हमारे स्किन क्लिनिक में अवेलेबल हैं। कुछ एक बहुत ही रेयर इंडिकेशंस हैं जिसकी जो लेजर्स हैं काफी कॉस्टली हैं, वो हम नहीं लेते क्योंकि वो बहुत ही रेयर इंडिकेशन में यूज होती हैं। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जो लेजर हम यूज करते हैं दैट इज लेजर हेयर रिमूवल लेजर्स, जिसमें कि जो पेशेंट का सेटिस्फेक्शन रेट है इट इज मोर देन 90%। 90, यस। उसके बाद लेजर्स आ जाती है पिगमेंटरी लेजर्स। पिगमेंटरी लेजर्स यूज होती हैं टैटू रिमूवल में, पिगमेंटेशन रिमूवल में, पोस्ट इंजरी कोई मार्क्स पड़ जाते हैं उसके लिए, बर्थ मार्क रिमूवल में, फ्रैकल्स होते हैं फेस पे, कई पेशेंट्स के छोटे छोटे तिल मोल्स बन जाते हैं, उसमें पिगमेंटरी लेजर्स यूज होती हैं। उसके बाद फिर हम यूज करते हैं फ्रैक्शन लेजर्स। फ्रैक्शन जो लेजर है उसमें मोस्ट कॉमनली हमारे पास है फ्रैक्शन CO2 लेजर। फ्रैक्शन CO2 लेजर कोई भी स्कार बॉडी पे बन जाए, चाहे वो इंजरी स्कार है,
चाहे वो एक्ने स्कार है, उनमें हम यूज करते हैं। फिर हमारे पास लेजर है माइक्रो नीडलिंग आरएफ लेजर। माइक्रो नीडलिंग आरएफ लेजर बेसिकली 2 चीजों में यूज होती है, स्किन टाइटनिंग में यूज होती है, न्यू कोलेजन प्रोडक्शन के लिए, और प्लस जो एक्ने स्कार्स हैं उनकी इंप्रूवमेंट में बहुत हेल्प करती है। फिर हमारे पास जो लेजर्स हैं उनमें कुछ एक मशीन्स हैं, जैसे हम हाइड्रा फेशियल है, हमारे पास आईपीएल भी है। आईपीएल जो लेजर है वो फाइन हेयर में यूज होती हैं। तो ये मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ लेजर्स हैं। उसके बाद हमारे पास नैरो बैंड यूवीबी चैम्बर है, फोटोथेरेपी चैम्बर। ये फोटोथेरेपी चैम्बर बेसिकली जो विटिलिगो के पेशेंट्स होते हैं, जिसको हम ल्यूकोडर्मा या फलवेरी बोलते हैं, उसमें बहुत यूजफुल है। ये बहुत ही, आप देखिए हमारे इस एरिया में हार्डली 1 या 2 इसकी इंस्टॉलेशंस हैं फोटोथेरेपी चैम्बर की। ये सोराइसिस के जितने पेशेंट्स हैं या विटिलिगो ल्यूकोडर्मा के पेशेंट्स हैं उसमें बहुत हेल्पफुल है। तो हमने अपने स्किन क्लीनिंग में मोर देन 80% जो यूजली लेजर्स यूज होती हैं इंडिया में या वर्ल्ड वाइड, वो हमने परचेज की हुई हैं और उनका बहुत ही अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो हम दे रहे हैं। नाइस सर आपने एक नेम लिया हाइड्रा फेशियल का, है ना? तो हाइड्रा फेशियल हमारे नॉर्मल फेशियल जो हमारे ब्यूटिशियंस करते हैं उससे वो कैसे डिफरेंट है? हाइड्रा फेशियल बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है जो कि मोस्टली लोगों को नहीं पता। हाइड्रा फेशियल बेसिकली क्या करता है कि हम इसमें कुछ ऐसे मेडिकेटेड सीरम्स यूज करते हैं या मास्क यूज करते हैं, और उसका जो मेन फोकस है उसमें ऑक्सीजनियम मोड है, जो कि नॉर्मल हाइड्रा फेशियल मशीन्स में नहीं होता। तो इसमें बेसिकली एक रेंज होती है हाइड्रा फेशियल मशीन्स की। जो हाई एंड हाइड्रा फेशियल मशीन है जो कि हमारे पास भी है, उसमें कुछ ऐसे स्पेसिफिक सीरम यूज होते हैं जब वो स्किन के अंदर पेनिट्रेट होते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रोपोरेशन बोलते हैं, इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड से। तो स्किन को वो हाइड्रेट करते हैं, स्किन को ग्लो करने में हेल्प करते हैं, फाइन रिंकल्स में हेल्प करते हैं, इवन पिगमेंटेशन अगर किसी पेशेंट के थोड़ी बहुत होती है तो उसको भी ठीक करने में हेल्प करते हैं। तो हाइड्रा फेशियल इज बेसिकली टेक्नोलॉजी अलॉन्ग विद द ऑक्सीजनियो मोड। तो उसमें हाइड्रा फेशियल मशीन्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो मोड है वो ऑक्सीजनियो मोड है, जो कि नॉर्मल हाइड्रा फेशियल मशीन जो सस्ती वाली होती हैं, जो सैलून वगैरह में है, उनमें नहीं होता। वही मेन मोड है जो कि एक्चुअल काम करता है। ऑलराइट। और सर फुलबेरी की जैसे आपने बात करी है ना, तो जैसे वो स्किन में आ जाता है तो उसमें ट्रीटमेंट कैसा होता है? कि जैसे मैंने कई लोगों को सुना है कि वो बोलते हैं कि हमारा एक स्किन आ गई, लाइक वो पूरी वाइट ही आ जाती है, तो ऐसा भी होता है कि उनका नॉर्मल स्किन टोन आ जाता है? जो बिल्कुल बिल्कुल, हमने कई पेशेंट ट्रीट किए हैं। उनमें विटिलिगो में हमें सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि विटिलिगो कितनी पुरानी है, उसकी ड्यूरेशन बहुत मैटर करती है, क्योंकि विटिलिगो एक ऐसी कंडीशन है जो हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रहती है। आज है, कल नहीं है, फिर हो सकती है। तो उस कंडीशंस में पहले हम पेशेंट को मेडिकल ट्रीटमेंट ही देते हैं। उसके बाद अगर पेशेंट्स नहीं ठीक होता या पेशेंट्स कहते हैं कि हम ऑलरेडी ट्रीटमेंट ले चुके हैं, तो हम फोटोथेरेपी शुरू करते हैं। इसी फोटोथेरेपी के पैरेलल हमारे पास एक और लेजर भी है, दैट इज कॉल्ड एक्साइमर लेजर। जो एक्साइमर लेजर है वो थोड़ी जगह के लिए हम यूज करते हैं, लेकिन अगर पेशेंट के वाइड स्प्रेड विटिलिगो के पैचेस है ऑल ओवर बॉडी, तो हम फोटोथेरेपी चैम्बर जो है जिसपे नैरो बैंड यूवीबी ट्यूब्स लगी होती हैं वो यूज करते हैं। और इसके रिजल्ट अगर पेशेंट सही तरीके से इसको 6 महीने 1 साल तक ले लेता है तो उसमें कलर आने के जो चांसेस हैं बहुत अच्छे हैं, और काफी पेशेंट्स हमने इसके ठीक भी किए हैं। ऑलराइट। तो आता कौन सा है? वो पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको कौन सा स्किन टोन लेना है, वाइट और नॉर्मल जो उनका? नहीं, ऐसा नहीं है। बेसिकली नैरो बैंड यूवीबी टेक्नोलॉजी क्या है कि जो आपका नॉर्मल स्किन कलर है उसको लाने में हेल्प करती है। विटिलिगो में हमारे जो मेलानिन कंटेंट है वो खत्म हो जाते हैं, मेलानोसोम्स डैमेज हो जाते हैं। ये उसको रिकवर करने में, मेलानिन को वापस लाने में नैरो बैंड यूवीबी टेक्नोलॉजी एक वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी। ऑलराइट, ठीक है। मैं आपसे एक चीज कंफर्म करूं, जैसे स्किन लेजर ट्रीटमेंट होता है वो हमारे ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, या जिसकी नॉर्मल स्किन है, तो सभी स्किन के लिए एक ही जैसा होता है या कुछ अलग भी रहता है उसमें? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली जो ये लेजर्स पहले बनाई गई थी ये फॉरेन स्किन के लिए बनाई गई थी, व्हाइट स्किन के लिए, यूरोपियन स्किन के लिए, इंग्लिश स्किन के लिए। तो पहले जब ये इंडिया में आई थी तब डॉक्टर्स को भी डाउट था कि जो हमारी स्किन है वो टाइप ऑफ स्किन होती है वो थोड़ी डार्कर शेड में है, 4, 5, 6 टाइप की स्किन है, तो क्या ये हमारे भी इफेक्टिव रहेगी और सेफ रहेगी? फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई तो वैसे वैसे जो इंडियन स्किन के लिए जो सूटेबल लेजर्स हैं वो इन्वेंट हुई। तो लेकिन इसमें यह है कि हमें सबसे पहले पेशेंट का स्किन टेक्सचर, स्किन टोन, पेशेंट की स्किन कितनी सेंसिटिव है, उस हिसाब से हमें लेजर यूज करनी पड़ती है।
हर टाइप ऑफ लेजर हम हर फेस के लिए या बॉडी के लिए यूज नहीं कर सकते। वो स्किन टू स्किन वेरी करता है। स्किन टू स्किन वेरी करता है, इसलिए यहाँ पर ही डॉक्टर्स का रोल आता है। तो इसलिए मैं हर पेशेंट्स को यही बात बोलता हूं कि अगर आपने कभी भी कोई लेजर ट्रीटमेंट करवाना है तो हमेशा एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से ही करवाइए, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू सम क्वैक और एनी सैलून, ताकि वो आपकी जो स्किन है उसको प्रॉपर देख के जांच करके ही आपको जो सूटेबल लेजर है वो आपको प्रोवाइड। करेक्ट। आपने, मैंने काफी ब्यूटिशियंस को देखा है, मल्टीपल जगह मैंने देखा है कि आजकल हाइड्रा फेशियल और यू नो लाइक वेरी कॉमन, मतलब उन्होंने भी रखा है। तो लाइक यू आर सेइंग कि जो डॉक्टर से रिकमेंड करके वो हाइड्रा फेशियल लेते हैं या कोई भी स्किन ट्रीटमेंट लेते हैं, दैट इज करेक्ट? यस यस यस, ओके, करेक्ट। विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स, विदाउट एनी साइड। यस। तो उससे फिर प्रॉब्लम्स हो जाती है, क्योंकि हमें दोनों ही चीजें देखनी है कि पेशेंट को साइड इफेक्ट्स भी ना हो और उसको इफेक्ट भी आए। हमारे पास कई पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो सैलून वगैरह से हाइड्रा फेशियल या कुछ करवा के आ जाते हैं और उनकी स्किन जो है डैमेज हो जाती है, तो हमें फिर उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इसलिए हम यही कहते हैं कि अगर आपने कोई भी ऐसा मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना है तो पहले आप डर्मेटोलॉजिस्ट को मिलिए, वो आपके स्किन के अकॉर्डिंग आपको बताएंगे कि आपको कौन सा मेडिकेटेड फेशियल चाहिए। क्योंकि मेडिकेटेड फेशियल भी बहुत टाइप के हैं, हाइड्रा फेशियल भी है, पंपकिन मेडी फेशियल भी है, एक्सोसोम फेशियल भी है, देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ मेडी फेशियल्स, वंपायर फेशियल भी है। तो वो डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे कि आपके फेस को किस टाइप का फेशियल चाहिए। और जैसे हाइड्रा फेशियल का आपने जैसे बात करा, तो उसमें क्या रहता है, लाइक उसका टाइम पीरियड क्या रहता है, कब तक हमारा फेस हम बोल सकते हैं इतना टाइम पीरियड तक बिल्कुल एक्यूरेट? हाइड्रा फेशियल का मैडम ऐसा है कि एक तो ग्लो बहुत अच्छा आ जाता है। ग्लो तो देखिए इमीडिएट आता है, हालांकि वो शॉर्ट लास्टिंग होता है, लेकिन ये देखा गया है कि अगर पेशेंट्स हाइड्रा फेशियल कंटिन्यूस करवाते रहते हैं, मंथली या 3 वीकली या जैसे भी उनको कन्वीनियंट लगता है, तो उसका जो ग्लो है और जो उसके इफेक्ट्स हैं वो काफी देर तक परसिस्ट करते हैं, महीनों भी परसिस्ट कर सकते हैं। यस, मंथली बेसिस। यस यस, वो कंटिन्यूटी पे डिपेंड करता है। कंटिन्यूटी पे डिपेंड करता है कि पेशेंट कितना रेगुलरली वो करवाते हैं। और हेयर जो लेजर हेयर ट्रीटमेंट होता है उसमें पेन होता है? बिकॉज सब लोगों का ना बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है, करवाना तो चाहते हैं लेकिन बहुत से मिथ्स हैं कि भाई दर्द होता है, पता नहीं वो केमिकल्स अच्छे हैं, वो रेज अच्छी हैं हमारी बॉडीज के लिए या नहीं, तो वो आप थोड़ा प्लीज क्लियर कर दीजिए। इसमें लेजर हेयर रिमूवल, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि इसमें जो पेशेंट का सेटिस्फेक्शन रेट है इट इज मोर देन 90%। तो 90% जो सेटिस्फेक्शन रेट है उसमें ये पेन वाला भी इंक्लूड होता है। ऑलमोस्ट जितनी अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ चुकी है, डायोड से ऊपर ट्रिपल वेवलेंथ है, वो ऑलमोस्ट पेनलेस है। ऑलमोस्ट मींस अगर कोई पेन, थोड़ी स्टिंगिंग सेंसेशन होती है, दैट इज नेचुरल। वो भी इसलिए क्योंकि जो वो रूट पे एक्ट करती है लेजर, अगर वो डीपर पेनिट्रेट नहीं करेगी लेजर बीम, तब तक उसका इफेक्ट नहीं आएगा। और उसकी डीपर पेनिट्रेशन की वजह से हल्की सी प्रिकिंग सेंसेशन या स्टिंगिंग सेंसेशन हो सकती है, लेकिन पेन नहीं होता। उस पेन को, उसको भी प्रिवेंट करने के लिए हम बिफोर एंड आफ्टर लेजर ट्रीटमेंट हम कूलिंग करवाते हैं, आइसिंग करवाते हैं। कई बार हमें नमिंग क्रीम भी लगाने की जरूरत पड़ती है, बट वेरी वेरी रेयरली। लेजर हेयर रिमूवल में एक जो मेन मिसकंसेप्शन है वो ये है कि दिस इज परमानेंट रिमूवल। मैं अभी आपको क्लियर करना चाहता हूं, दिस इज रिडक्शन, नॉट रिमूवल। रिडक्शन में क्या है कि आपकी पेशेंट की हेयर डेंसिटी कम हो जाएगी, थिकनेस कम हो जाएगी और पेशेंट की जो ग्रोथ है वो काफी डिले हो जाएगी। ये जो रिजल्ट है ये परमानेंट है, लेकिन उसकी भी लिमिटेशंस हैं, क्योंकि कुछ चाके भी जो बहुत फाइन हेयर होते हैं, वाइट हेयर पे तो लेजर एक्ट करता ही नहीं, जो बहुत फाइन हेयर है उन पे भी एक्शन नहीं आता। तो हमारे पास मोस्टली जो पेशेंट्स आती हैं, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हैं जिनको, या जो भी बॉडी पे भी हेयर है, तो उनको सेटिस्फेक्शन इतना अच्छा मिल जाता है कि उनको फाइन हेयर से ही बड़ी सेटिस्फेक्शन मिलती है, क्योंकि ऑलमोस्ट फाइन हेयर तो ऑलमोस्ट हर फेस पे ही होते हैं। तो इसलिए पेशेंट को हम पहले ही कन्वे कर देते हैं कि दिस इज परमानेंट लेजर हेयर रिडक्शन, नॉट रिमूवल। तो इसमें जितने थिक ब्लैक हेयर होंगे उतना ही अच्छा जो है रिजल्ट लेजर हेयर रिमूवल का आएगा। और कितने सेशंस इसके जरूरी रहते हैं? नॉर्मली अगर पेशेंट को कोई हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं है तो हम 6 to 8 मान के चलते हैं। अगर पेशेंट्स को पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो साथ में उसका मेडिकल ट्रीटमेंट भी चलता है एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से, तो उनमें सेशन जो है 10 to 12 भी लग जाते हैं। लेकिन ये देखा गया है कि अगर पेशेंट प्रॉपर साथ में एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट लेते हैं हार्मोन्स का और लेजर भी हम करते हैं, उससे तो क्या होता है, लाइक हेयर्स ग्रोथ ज्यादा हो जाती है, जो आपने पीसीओडी की? पीसीओडी, यस, पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज जिसको हम बोलते हैं, या पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बोलते हैं, उसमें बॉडी में मल्टीपल डिस्टर्बेंसेस होती हैं। उसमें पेशेंट को थिक ब्लैक हेयर ग्रोथ आ जाती है फीमेल्स के, मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस होती हैं, हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है, एक्ने हो जाते हैं, डिस्फिगरिंग। तो ये सारी की सारी चीजें बॉडी में वो बनते हैं हार्मोन्स जो मेल्स में बनते हैं फीमेल में, उसकी वजह से हमें उनको
जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होते हैं उनको हार्मोन ट्रीटमेंट के लिए भेजना पड़ता है, नहीं तो बाद में कई बार उनको मैरिज के बाद कंसेप्शन में भी प्रॉब्लम आती है। ओके, दिस इज ए मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर एक्चुअली। तो इसलिए पीसीओडी के जो पेशेंट्स हैं, हम सबसे पहले उनके हार्मोन्स और उनका एक अल्ट्रासाउंड भी करवाते हैं, ये देखने के लिए कि उनके जो ओवरी हैं उनमें सिस्ट वगैरह तो नहीं है। तो ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है। तभी मेडिकली हमें चलना चाहिए इंस्टेड ऑफ एनी। यस, काफी लंबा प्रोसेस है ये, मतलब यूजुअली। हाँ जी। सर, अगर हम बात करें हमारे एक्ने स्कार्स, रिंकल्स, पिगमेंटेशन, तो ये कंप्लीटली रिमूव हो सकते हैं हमारे स्किन ट्रीटमेंट से? इसमें भी हम पेशेंट्स को यही बोलते हैं कि जैसे हमने बात करी अपने एक्ने स्कार्स की, तो एक्ने स्कार्स जो हैं, स्कार वन स्कार ऑलवेज स्कार, ये तो एक वर्ड हम यूज करते हैं कि हम उसको मॉडिफाई और बेटर तो कर सकते हैं, कंप्लीटली रिमूव नहीं कर सकते। तो नॉर्मली हम ये मान के चलते हैं कि 60 to 70% जो रिजल्ट्स हैं वो स्कार्स में हम 5 to 6 सेशंस के बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पेशेंट्स को मिलने चाहिए, खासकर जो एक्ने स्कार हैं। ऐसे ही रिंकल्स हैं, रिंकल्स में भी लेजर्स किसी हद तक एक्ट करती हैं। अगर तो वो फाइन रिंकल हैं उनमें रिजल्ट अच्छे आते हैं, अगर वो रिंकल वही स्टैटिक हो जाते हैं तो उनमें जो रिजल्ट है वो डिले हो जाते हैं। उसके लिए हमारे पास एंटी एजिंग ऑप्शंस और भी हैं, बोटॉक्स है, फिलर्स हैं, थ्रेड लिफ्ट हैं सैगिंग स्किन के लिए, तो उसमें भी ये यूज होती हैं। तो लेजर्स का जो रोल है रिंकल में वो लिमिटेड है, थोड़ा कम है। ऑल राइट। और जो ये लेजर ट्रीटमेंट होता है स्पेशली स्किन प्रोसेस के लिए, सेफ होता है? ऐसे तो नहीं है कोई चल के आगे चल के पता चला कुछ बीमारी लगी भाई स्किन से रिलेटेड हमें? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मैं फिर वही रिपीट कर रहा हूं, अगर डर्माटोलॉजिस्ट आपकी स्किन को पहले असेस करेंगे, उनको जो सूटेबल लगेगा कि लेजर करना चाहिए तो भी करेंगे, अगर उनको लगेगा नहीं करना चाहिए तो वो नहीं करेंगे। तभी मैं बार बार वही रिपीट कर रहा हूं कि क्वालिफाइड डर्माटोलॉजिस्ट पहले असेस करेंगे कि उस पेशेंट को, कई बार हमारे पास पेशेंट आते हैं कि हमें ये लेजर करवाना है। सपोज एक पेशेंट हमारे पास बहुत कॉमनली आते हैं मिलाजमा के, पिगमेंटेशन के, कि डॉक्टर साहब मैंने तो ना लेजर करवाना है, लेकिन लेजर कभी भी मिलाजमा के केसेस में फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं रहता। हम पेशेंट्स को डिनाई कर देते हैं कि हम पहले मेडिकेशन देंगे आपको या पिलिंग वगैरह करेंगे, उससे आपका ठीक हो जाएगा। अगर उससे भी ठीक नहीं होता तो उन रेजिस्टेंट केसेस में हम लेजर करते हैं, अदरवाइज फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कभी भी मिलाजमा में लेजर नहीं है। हेयर रिमूवल में या स्कार्स में तो लेजर ही फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, लेकिन पिगमेंटेशन मिलाजमा में कभी भी, ब्लेमिशेस में लेजर हेयर रिमूवल फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है। कई बार उसमें बढ़ने के भी चांसेस रहते हैं ब्लेमिशेस के। यस, तब तो ये बहुत मतलब डीप प्रोसेस है आई गेस, है ना सर? एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है जिसे बोला जाता है कि जो जैसे हम स्किन में यूज कर रहे हैं, लेजर कर रहे हैं, तो उससे बहुत लोगों ने बाद में रिव्यूज भी दिए हैं कि हमारी स्किन ना डैमेज हो गई है, खराब हो रही है, ड्राई हो रही है। तो ये रियलिटी होती है कि आफ्टर द लेजर स्किन ड्राई हो जाती है या बहुत ज्यादा इचिंग विचिंग ये सब कुछ रहता है? टेम्पररी, यस, टेम्पररी इट मे हैपन in some patients who are sensitive to the lasers. Yes, it may happen. It happens actually. तो उसमें हम पेशेंट को पोस्ट लेजर केयर भी रिकमेंड करते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है सनस्क्रीन एंड मॉइस्चराइजर का, जो कि पेशेंट अक्सर इग्नोर कर देते हैं। हम पेशेंट्स को, जितने भी पेशेंट के हम लेजर करते हैं, उसको बाद में हम पेशेंट को कुछ ऐसी मेडिकेशन या टेम्परेली या सनस्क्रीन एंड मॉइस्चराइजर हम रिकमेंड करते हैं। उसमें आफ्टर केयर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो लेजर्स होती हैं ये डीपर लेवल ऑफ स्किन पे एक्ट करती हैं, तो इनके जितने बेनिफिट हैं उनके उतने साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं अगर पेशेंट अपनी केयर नहीं करते तो। उसमें दो चीजें हम सबसे इंपॉर्टेंट देते हैं, एक मॉइस्चराइजर, एक सनस्क्रीन। अगर पेशेंट प्रॉपर वे से मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन लगाते हैं तो उनकी जो ये स्किन है 7 to 10 डेज में नॉर्मल हो जाती है। इट्स टेम्परेरी, यस, इट मे हैपन। एंड ठीक है, ये तो सबको पता है ना कि लेजर ट्रीटमेंट करना है, जो भी रहता है आपका हेयर ट्रीटमेंट, बट अफोर्डेबल कितना है? लाइक मिडिल क्लास लोग उसको कर सकते हैं अफोर्ड? थोड़ा आप बता दें अगर वेरिएशन किस तरह। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैंने पहले भी बताया कि जब लेजर्स इन्वेंट हुई थी तब यूरोपियन स्किन के लिए या इंग्लिश स्किन के लिए इन्वेंट हुई थी और बहुत कॉस्टली थी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई, नई लेजर्स इन्वेंट होती गई, इंडियन स्किन के लिए लेजर्स बनी और आज की डेट में बहुत सी कंपनियां लेजर्स लेके आ रही हैं। क्योंकि इतनी कंपनियां लेजर्स लेके आ रही हैं तो इसमें कंपटीशन बढ़ गया और उन्होंने अपने रेट्स है बहुत कम कर दिए। क्योंकि कंपनीज ने रेट कम कर दिए इसलिए वो पेशेंट तक भी बेनिफिट पहुंच रहा है। पहले जो ये माना जाता था कि सिर्फ हाई क्लास ही इसको करवा सकती है लेजर्स को, लेकिन आजकल लोअर अपर मिडल, लोअर मिडल तीनों करवा सकते हैं।
तो आज की डेट में लेजर ट्रीटमेंट इतना आसान हो गया है, सस्ता हो गया है कि आज की डेट में मिडिल क्लास आराम से लेजर करवाते हैं। अब पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई है क्योंकि लेजर्स काफी चीप हो गई हैं। यस। सनस्क्रीन क्यों इंपॉर्टेंट है हमारी स्किन के लिए? सनस्क्रीन मैडम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हमारे फेस पे मैक्सिमम डैमेज होता है पिगमेंटेशन से लेके प्रीमैच्योर एजिंग, दैट इज ड्यू टू सनलाइट। ये देखा गया है कि जो लोग धूप में ज्यादा काम करते हैं उन्हीं का फेस ज्यादा डैमेज होता है, चाहे वो पिगमेंटेशन हो, चाहे वो स्कार्स हो, चाहे उनकी रिंकलिंग हो, वो जल्दी होता है। तो अगर हम प्रॉपर वे से मॉइस्चराइजर, मैं फिर मॉइस्चराइजर भी ऐड कर रहा हूं, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन रेगुलर अप्लाई करते हैं, चाहे क्लाउडी डे हो, चाहे रेनी डे हो, चाहे आप घर में रहो, तब भी हम रिकमेंड करते हैं कि आपको सनस्क्रीन लगाना है। सनस्क्रीन आपका जो सेल डैमेज है वो रोकता है फेस का, जो सनलाइट की वजह से फेस पे या स्किन में ऑक्सीडेशन होती है उसको काफी हद तक प्रोटेक्ट करता है। लेकिन सनस्क्रीन भी जो है उसको हमें रिपीट करना पड़ता है हर 2-3 घंटे के गैप पे। ये नहीं है कि हमने सुबह एक बार सनस्क्रीन लगाया और पूरा दिन निकाल देगा, ऐसा नहीं है। हम पेशेंट को यही बोलते हैं कि हमें हर 2-3 घंटे के गैप पे सनस्क्रीन रीअप्लाई करना है। ऑलराइट। तो लाइक जैसे सनस्क्रीन हमें पता कैसे चलेगा कि भाई ये सनस्क्रीन ओरिजिनल है, ये जो कंपनी का है ये कंपनी का अच्छा है, इस कंपनी वाला, आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे उसको? मैडम ये आप ये कह लिए कि हमारा एक्सपीरियंस के बेस पे कह लीजिए, कंपनी का जो है नाम उसके बेस पे कह लीजिए, ठीक है। तो ये हम देखते हैं। उसमें हमें ये भी देखना पड़ता है कि पेशेंट की स्किन ऑयली है कि ड्राई है, उसको एसपीएफ कितना चाहिए। ये एक मिथ है कि किसी ने लिख दिया 80+ एसपीएफ, 100+ एसपीएफ तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा, ऐसा नहीं है। 30+ एसपीएफ भी बहुत सफिशिएंट है अगर पेशेंट प्रॉपर वे से अप्लाई करता है। 50+ थोड़ा सा उससे बेटर है, मैं ये नहीं कहता, 50+ भी बेटर है, लेकिन कई सनस्क्रीन पे लिखा होता है 80+, 100+, दिस इज नथिंग, उसका कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं है। उसमें सिर्फ जो उसके इंग्रेडिएंट है वो बढ़ाने से उसकी जो स्टेबिलिटी है वो भी कम होती है, प्लस उसकी जो ग्रीसीनेस है सनस्क्रीन की वो भी बढ़ जाती है। इसलिए अगर पेशेंट की स्किन ऑयली है तो हम देते हैं जेल बेस्ड, अगर पेशेंट की स्किन ड्राई है जैसे विंटर में है तो हम देते हैं लोशन बेस्ड। इसमें 2 तरीके के सनस्क्रीन आते हैं, एक होते हैं फिजिकल, प्योरली फिजिकल, एक होते हैं केमिकल। जो प्योरली फिजिकल हैं वो टाइटेनियम डाइऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड बेस्ड होते हैं, फेरिक ऑक्साइड। जो केमिकल सनस्क्रीन है उनमें कुछ एवोबेंजोन, ऑक्सीबेंजोन नाम के केमिकल देते हैं। कई पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनकी स्किन इतनी सेंसिटिव होती है कि जैसे ही वो केमिकल सनस्क्रीन लगाते हैं उनकी स्किन और ब्लैक हो जाती है, क्योंकि जो केमिकल सनस्क्रीन है वो लाइट को अब्सॉर्ब करते हैं, उसकी वजह से स्किन और ब्लैक दिखनी शुरू हो जाती है। तो उनको हमें फिजिकल सनस्क्रीन देना पड़ता है। आज की डेट में फिजिकल सनस्क्रीन मार्केट में बहुत अच्छे अवेलेबल हैं जो कि वाइट कास्ट भी नहीं छोड़ते। आपने शायद देखा होगा कि जो प्लेयर्स, क्रिकेट के प्लेयर हैं, वो खेलते हैं तो उनके व्हाइट कास्ट लगी होती है फेस पे, वो सारा जिंक ऑक्साइड बेस्ड फिजिकल सनस्क्रीन होता है। वो केमिकल यूज नहीं करते। तो जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है उन्हें हमें प्रेफरेबली फिजिकल सनस्क्रीन देने चाहिए। ऑलराइट। अगर मैं किसी एक ब्रांड का नाम लूं तो आप बताएंगे कि वो उसका सनस्क्रीन लेना चाहिए हमें या नहीं? लाइक मामा अर्थ। मैडम एक्चुअली ये ओटीसी ब्रांड्स हैं जो कि इंस्टाग्राम या फेसबुक कह लीजिए, यूट्यूब कह लीजिए, प्रोपोगंडा बेस्ड, ये हम इनमें डील नहीं करते। हम उन कंपनीज को डील करते हैं जिनके हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे सिप्ला हो गया, रणबैक्सी हो गया, सन फार्मा हो गया, जो रिनाउंड कंपनीज हैं वर्ल्ड वाइड, नॉट इन इंडिया, वर्ल्ड वाइड जो रिनाउंड कंपनीज हैं, हम उन्हीं के सनस्क्रीन यूज करते हैं क्योंकि वो टेस्टेड है, लैब में टेस्टेड है। अब ये जो कंपनीज हैं, मैं नहीं नाम लेना चाहता, लेकिन वो मेरे को पता नहीं कि उनकी केमिकल कितनी वैल्यूएशन हुई है लैब में, कितने वो इफेक्टिव हैं, उसके बारे में मैं ज्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा। पर आजकल लोग यूज करते हैं, ठीक है, कुछ ना यूज करने से तो यूज करना ही बेटर है। करेक्ट। जैसे हमारी स्किन डार्क स्किन टोन होता है, तो कोई ऐसा लेजर है जो डार्क स्किन टोन को व्हाइट स्किन टोन में कन्वर्ट करते हैं? यस, ऐसा है मैडम। हमारे पास ऐसे भी पेशेंट आते हैं जिनको कि ये लगता है कि लेजर ट्रीटमेंट से उनकी जो डार्क टोन है वो ड्रामेटिकली वाइट हो जाएगी। इट्स नॉट लाइक दैट। हाँ, अगर पेशेंट की जो स्किन है सनलाइट की वजह से डैमेज हुई है, ब्लैक हुई है, जिसको हम टैनिंग बोलते हैं, या ब्लेमिशेस हुई हैं, वहां पर तो लेजर किसी हद तक इफेक्ट कर सकता है, जिसको हम बोलते हैं लेजर स्किन टोनिंग। बहुत कॉमनली हम करते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि एक लेजर किसी पेशेंट्स को ब्लैक से वाइट कर देगी, इट्स नॉट लाइक दैट। ऐसा पॉसिबल नहीं होता।
वो सब एक आप कह लीजिए दिखाने वाली बातें हैं, नॉर्मली ऐसा नहीं होता, ये एक मिथ है। ऐसे डॉक्टर मैं ये बोलूंगा कि अगर उनको प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन है, टैनिंग है, वो तो कम हो जाएगी, लेकिन अगर कोई कहे कि मेरी ब्लैक स्किन से इसको वाइट कर दीजिए, दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर वो टेम्परेरी होगा भी, वो फिर वैसा ही हो जाएगा, क्योंकि कई बार जो चीजें होती हैं जेनेटिकली डिटरमिन्ड होती हैं कि उनकी फैमिली में स्किन कलर कैसा है, स्किन टोन कैसा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, उसको बेटर करने में, थोड़ा लाइट करने में जरूर लेजर हेल्प करती है, ये तो है। ऑलराइट, एक कोई यू कैन से सस्ता सा कुछ चीज रिकमेंड कर सकते हो जिससे कि हम बोल सकते हैं कि फेस ग्लोई बन जाए? मतलब एक होता ना, नहीं अफोर्ड कर सकता है कोई कि यार नहीं इतना नहीं होता है, हमसे लेजर नहीं करा सकते। एक सिंपल मॉइस्चराइजर, एक सिंपल सनस्क्रीन। ऑलराइट, अच्छा, इन दोनों से भी अगर रेगुलर यूज करो, यस, बहुत इफेक्ट आएगा, क्योंकि बेसिकली जो ड्राई स्किन होती है वही डल लगती है, अगर वही स्किन को हम मॉइस्ट कर देंगे वो बेटर हो जाएगी। और प्लस एक अच्छा फेस वॉश या क्लेंजर, ये डेली रूटीन में अगर पेशेंट ये 3 चीजें यूज कर लेता है, एक अच्छा फेस वॉश या क्लेंजर, एक मॉइस्चराइजर और एक सनस्क्रीन, तो भी उसकी स्किन बहुत अच्छी रहेगी, जो कि नॉर्मली हम इग्नोर कर देते हैं। एंड लॉट ऑफ वाटर इनटेक। लॉट ऑफ वाटर इनटेक। तो जैसे आपने बताया कि फेस वॉश भी करना है, तो लाइक हमें दिन में कितनी बार फेस वॉश करना चाहिए? एटलीस्ट 2 टाइम्स। 2 टाइम्स एटलीस्ट। मॉर्निंग में तो हमने कर लिया, रात को उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे दिन की जो डस्ट है वो तो रात को ही रिमूव होनी है। सुबह से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है रात को फेस वॉश करना। और हम तो ये कहते हैं कि आप डबली क्लींस करिए, पहले क्लींजर से क्लीन करिए, फिर फेस वॉश से क्लीन करिए। खासकर जो फीमेल्स मेकअप यूज करती हैं, हम हमेशा यही कहते हैं कि आप पहले क्लींजर से उसको मेकअप को रिमूव करिए, देन यूज फेस वॉश, और मिनिमम ट्वाइस ए डे तो यूज करना ही चाहिए। करेक्ट, करेक्ट। और ये विंटर एंड समर्स बोथ के लिए आप बता रहे हो कि यस, यस। नहीं तो लोग बोलते हैं कि विंटर्स में इतना धूप नहीं होता है बाहर, तो फिर इतना सनस्क्रीन नहीं, सनस्क्रीन तो मैंने बोला विंटर हो, समर हो, डे में कोई भी टाइम, क्लाउडी हो, रेनी हो, आप घर में भी हो तब भी लगाना है। क्योंकि ये देखा गया है कि कई बार जो लाइट्स पड़ती हैं, जो लोग शूटिंग पे जाते हैं, वो लाइट भी उसमें यूवी लाइट होती है एक्चुअली, तो वो यूवी लाइट की वजह से भी CFL बल्ब जो होते हैं, अगर वो बहुत ज्यादा पड़ती हैं, उससे भी पिगमेंटेशन हो जाती है। तो हम ये भी हमारे पास जो भी सेलिब्रिटीज आते हैं, हम उनको यही रिकमेंड करते हैं कि अगर आप फोटोशूट पे भी जा रहे हैं ना, तो प्रॉपर सनस्क्रीन लगा के जाइए, क्योंकि जो लाइट आपके फेस पे पड़ रही है उसमें यूवी लाइट है, वो भी उतनी ही स्ट्रांग है जितनी सनलाइट है। ओके, तो फोटोशूट के टाइम पे भी आपको प्रॉपर सनस्क्रीन लगा के रखना चाहिए। दैट मींस सनस्क्रीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, यस। अभी मैं आपसे कुछ मिथ्स के बारे में डिस्कस करूंगी, आपको बस यही आंसर देना है कि दिस इज राइट और रॉन्ग मिथ्स के बारे में। चॉकलेट खाने से एक्ने हो जाते हैं? डेफिनेटली। एक्सपेंसिव स्किन प्रोडक्ट्स हमेशा बेटर होते हैं? इट्स नॉट लाइक दैट। नहीं। पिंपल्स को पॉप करने से जल्दी वो रिकवर हो जाते हैं? खराब होते हैं। खराब होते हैं। एक्ने सिर्फ टीनेजर्स को ही होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, अडल्ट्स में भी हो सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया है, जो PCOD के पेशेंट्स हैं उनको डल एक्ने भी हो जाते हैं हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से। ऑलराइट। अगर स्किन ड्राई है तो एक्स्ट्रा स्क्रबिंग करने से वो ठीक हो जाएगी? नहीं, स्किन और डैमेज होगी, और लाइट स्क्रबर यूज करना चाहिए। मॉइस्चराइजर इज ए बेटर वे टू करेक्ट द ड्राई स्किन, नॉट स्क्रबर। डार्क सर्कल सिर्फ नींद की कमी की वजह से होता है? नहीं, डार्क सर्कल के मल्टीपल रीजन है, जेनेटिक फैक्टर्स, अनीमिया, ओबेसिटी, कंप्यूटर मोबाइल ओवरयूज, स्क्रीन ओवरयूज, एंड ऑफ कोर्स लैक ऑफ स्लीप। ज्यादा पानी पीने से स्किन ग्लोई बनती है? यस, बेटर तो होती है। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हमेशा केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट से बेटर होते हैं? ऐसा नहीं है, कुछ चीजों में जो केमिकल्स हैं हमें यूज करने ही पड़ते हैं। सर, आजकल एक वेम्पायर फेशियल एंड कार्बन नीडल फेशियल बहुत चल रहा है, ये क्या होता है, थोड़ा आप बताएंगे? मैडम, जो वेम्पायर फेशियल है वो हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ PRP, प्लेटेड रिच प्लाज्मा। उसमें हम माइक्रोनीडलिंग यूज होती है, चाहे वो विद द हेल्प ऑफ डर्मा रोलर हो, चाहे वो विद द हेल्प ऑफ डर्मा पेन हो, या माइक्रोनीडलिंग RF हो। वेम्पायर फेशियल में हम पेशेंट्स का ब्लड लेते हैं, उसका प्लेटेड रिच प्लाज्मा PRP तैयार होता है, उसमें से कुछ प्लाज्मा हम इंजेक्ट करते हैं, और कुछ प्लाज्मा जो है माइक्रोनीडलिंग के साथ में फेस पे यूज होता है। उसका डबल बेनिफिट ये है कि एक तो वो ग्लो में बहुत अच्छा हेल्प करता है, और जो PRP पेशेंट्स का है उसमें नया कोलेजन बनता है, स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ती है, और जो कुछ स्कार्स वगैरह पेशेंट के होते हैं उनको भी वो इंप्रूव करने में, फाइन रिंकल्स को इंप्रूव करने में भी जो वेम्पायर फेशियल है वो बहुत हेल्प करता है।
सेकंड आपने पूछा कार्बन लेजर फेशियल। जो कार्बन लेजर फेशियल है वो हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्यू स्विच एंड डीएग लेजर। इसके 3 जो स्टेप्स हैं उसमें सबसे पहले हम पेशेंट्स के कार्बन पेस्ट स्पेशल होता है वो अप्लाई करते हैं। फिर फर्स्ट स्टेप में वो स्किन में एसिमिलेट होता है। थर्ड स्टेप में हम उसको कार्बन फेस को रिमूव कर देते हैं। ये देखा गया है कि जो हीट प्रोड्यूस होती है स्किन के अंदर उससे जो पेशेंट्स की ऑयली स्किन होती है उसमें बहुत बेनिफिट्स होते हैं। जो एक्ने के मार्क्स पड़ जाते हैं उसमें बेनिफिट्स होता है। ओपन पोर्स में बहुत बेनिफिशियल है। और जो इसका थर्ड स्टेप है लेजर स्किन टोनिंग, उससे ग्लो बहुत अच्छा आ जाता है। तो आजकल कार्बन लेजर फेशियल भी जो है वो बहुत ट्रेंड में है और बहुत अच्छे इसके जो रिजल्ट्स हैं, स्पेशली जो ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है उनमें बहुत अच्छे कार्बन लेजर फेशियल्स के रिजल्ट है। ऑलराइट, और इसका टाइम पीरियड क्या रहता है? जो वंपायर फेशियल है वो बेसिकली हम मंथली ही करते हैं और ये देखा गया है कि अगर 5 to 6 सेशन जो अगर पेशेंट ले लेता है तो उसका फेस काफी बेटर हो जाता है। और हर प्रोसीजर में 1 से 1.5 घंटे का टाइम हमें चाहिए होता है। कार्बन लेजर फेशियल में भी 30 to 40 मिनट्स का टाइम पीरियड चाहिए और उसको भी नॉर्मली हम मंथली ही पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं। ऑलराइट, ऑफ कोर्स विद द सनस्क्रीन एंड मॉइस्चराइजर। यस, करेक्ट। तो मुझे भी आना पड़ेगा फिर जल्दी कराने। करेक्ट, नाइस। मतलब ये तो एक लॉन्ग प्रोसेस है, मतलब इससे तो फिर आप पूरे तरीके से रिकवर हो जाओगे। मैंने बहुत सुना है कार्बन फेशियल के बारे में एक्चुअली। नाइस, बट मैंने कई लोग सुने हैं लाइक वो लेमन यूज करते हैं फेस पे बार बार, लाइक फॉर कि उनका जो टैनिंग होता है वो रिमूव हो जाता है, तो दैट इज बेनिफिशियल। नहीं, वो नुकसान करेगा क्योंकि लेमन एक ना अस्ट्रिंजेंट है तो उससे स्किन कई बार डैमेज भी हो जाती है। इट्स नॉट रिकमेंडेड। इंस्टेड आप उसको पीजिए, लेमन वाटर पीजिए डेली, उससे बेटर आपकी स्किन ग्लो करेगी क्योंकि उसमें बहुत अच्छा विटामिन सी है। लगाने से कुछ नहीं होगा, लेमन वाटर पीना चाहिए। और आजकल एक कोरियन स्किन का बहुत चला है ना, कोरियन स्किन, वो कैसे? देखिए, जो कोरियन स्किन है दैट इज ए मिथ। हमारी इंडियन स्किन है, हम चाह के भी वो नहीं कर सकते क्योंकि उनमें जेनेटिक फैक्टर्स बहुत इन्वॉल्व है। हर एक जो कंट्री है उनकी जो जेनेटिक फैक्टर वो कैसे चल रहे हैं, उनकी नेचुरल स्किन कैसी है वो वैसी ही रहेगी। अगर हम कहें कि हमारी स्किन इंग्लिश या वैसी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर वो टेम्परेरी हो भी जाएगी लेकिन वो थोड़ी देर बाद फिर वैसी की वैसी ही हो जाएगी। तो अगर ये कोई नाम है कोरियन ग्लास या जो, इट्स ऑल लाइक मिथ, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जो पर्पस है पेशेंट स्किन को बेटर करना है, अच्छा करना है, ग्लोई करना है, रिजुविनेट करना है, दैट इज आवर ओनली गोल। इट्स नॉट लाइक दैट कि कोरियन है या इंग्लिश है, ऐसा कुछ नहीं है। करेक्ट। सो एक नेचुरल प्रोसेस क्या है, लाइक थ्रू ड्रिंकिंग इफ यू कैन से, उसको उसमें कैसे हम स्किन को और अच्छा ग्लोई बना सकते हैं, हेल्दी अपनी बॉडी को रख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ स्किन? डेली जो हमारा रूटीन होना चाहिए उसमें सबसे पहले, जैसे मैं पहले भी बताया कि सबसे पहले तो हमें क्लिंजर या फेस वॉश से फेस को क्लीन करना है। उसके बाद हमें अप्लाई करना है कोई टोनर। फीमेल्स में हम नॉर्मली रिकमेंड करते हैं, खासकर जिनके ओपन पोर्स होते हैं, ऑयली स्किन होती है, उसमें टोनर का बहुत अच्छा रोल है क्योंकि टोनर आपकी स्किन को एक तरीके से प्रिपेयर कर देता है। टोनर के बाद एक लाइट मॉइस्चराइजर। अगर स्किन ऑयली है तो उसके लिए अलग मॉइस्चराइजर होते हैं, अगर स्किन ड्राई है तो उसमें थोड़े हमें इंटेंस मॉइस्चराइजर यूज करना पड़ता है। उसके बाद ऑफ कोर्स हम सनस्क्रीन अप्लाई करते हैं। ये सेम जो है एक्सेप्ट फॉर सनस्क्रीन वो नाइट में भी अप्लाई करना है। और नाइट में हम पेशेंट्स की स्किन के अकॉर्डिंग पेशेंट को विटामिन सी या hyaluronic एसिड का कोई सीरम रिकमेंड करते हैं। अगर उनको एंटी एजिंग चाहिए तो रेटिनोल रिकमेंड करते हैं। तो ये डेली रूटीन अगर पेशेंट ये फॉलो करते हैं तो उनकी स्किन काफी देर तक बेटर रहती है। और एक हेल्दी ड्रिंक अगर आप कोई बता सको जिससे हमारी नेचुरली स्किन हेल्दी ड्रिंक, जैसे मैंने पहले भी बताया कि लेमन वाटर बहुत अच्छा है। हम पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं हाई प्रोटीन। हाई प्रोटीन में जैसे मिल्क इनटेक है वो थोड़ा इंक्रीज करना चाहिए क्योंकि बॉडी में जितना भी मैक्सिमम पार्ट है वो प्रोटीन से ही बनना है। लो कार्बोहाइड्रेट, लो फैट, हाई प्रोटीन डाइट हम रिकमेंड करते हैं। प्रोटीन शेक अगर पी सकता है पेशेंट, कोई प्रोटीन शेक पिए, लेकिन उसमें जो शुगर कंटेंट है वो कम होना चाहिए। लेमन वाटर बहुत अच्छा है। शुगर स्किन खराब करती है? ऐसा नहीं है कि शुगर स्किन खराब करती है, लेकिन एक्सेसिव इनटेक तो कुछ भी हो वो करता ही है क्योंकि शुगर अल्टीमेटली अगर हम ज्यादा लेते हैं तो उससे एक्ने बढ़ते हैं। बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं कि जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं है। ऑलराइट, नाइस। कुछ एनीथिंग इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर द स्किन और एनीथिंग लेजर आप कुछ बताना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को? मैं सबको यही रिकमेंड करता हूं कि कोई भी आपने अपनी स्किन के रिलेटेड, हेयर के रिलेटेड या नेल के रिलेटेड कोई भी आपने प्रोसीजर करवाना है, कोई भी गाइडेंस लेनी है,
तो एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट से लेनी चाहिए। पहले आप डॉक्टर की क्वालिफिकेशन देखिए, डॉक्टर का एक्सपीरियंस देखिए कितना है, तब आप जो है ट्रीटमेंट अपना स्टार्ट करिए। अगर आप अपनी स्किन या हेयर को किसी ऐसे ही किसी को दे देंगे तो वो तो फिर प्रॉब्लम कल को क्रिएट होनी है। तो एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को ही आप, जो पढ़े लिखे हैं उन्हीं को ही, जिनके पास डिप्लोमा डिग्री या डीएनबी की क्वालिफिकेशन है स्किन में, उन्हीं को ही आपको मिलना चाहिए और उन्हीं से ही जो भी आपका रूटीन है वो बनवाना चाहिए। डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे कि आपको किस लेजर की कब और क्यों जरूरत है। थैंक यू सो मच सर हैविंग अस हियर। थैंक यू बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू।